गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस टॉपिक में हमने बात की थी आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को हमने स्टार्ट करा। मॉडर्न इंडिया में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हुई होगी, क्या कारण रहे होंगे आधुनिक भारत के स्टार्ट होने के, कैसे कैसे हमने देखा कि पुर्तगाली जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज करते होंगे और समुद्री मार्ग की खोज करने का उनका क्या कारण रहा होगा। यहाँ मार्ग की खोज की गई है, ना कि भारत की खोज की गई है। भारत से उनका पहले भी व्यापार हुआ करता था, बट वो व्यापार में उन्हें क्या कमियां देखने को मिलती थी जिस कारण उन्होंने एक दूसरा मार्ग अपनाया होगा। उसके बाद देखा हमने पुर्तगालियों के बाद कैसे कैसे डच आए होंगे, डच के बाद हमने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कैसे कैसे अन्य कंपनियों का आने का एक क्रम रहा होगा, जिसे हमने PDEDF करके जाना, जिसमें सबसे लास्ट कंपनी हमने फ्रांसीसी कंपनी देखी। और देखते देखते हमने देखा कि पुर्तगालियों ने अपना एक व्यापार बढ़ाया होगा, व्यापार के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर लिया होगा। और अधिकार के साथ साथ हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने अपने व्यापार को अब व्यापार ना कर कर भारत पे एक हुकूमत करना चाहा होगा। और हुकूमत करने की वजह से ही भारतीयों में बार बार परेशानियों को देखने को मिलता होगा। भारतीयों ने परेशानी को देखते हुए अपनी एक नई पार्टी बनाई होगी, जिसे हमने नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपको हमने 1885 में बताई। और उसके अधिवेशनों से हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे उन्होंने अधिवेशन किए होंगे, क्योंकि भारतीय राजा जो भी रहे होंगे उन्हें जो है भारतीय राजाओं को युद्ध करना पड़ता होगा इस अंग्रेजी कंपनी से। और अंग्रेजी कंपनी से युद्ध करना पड़ता होगा तो उसमें जो पिसता होगा आम आदमी बहुत ज्यादा पिसता रहता होगा। ऐसी कंडीशन में राजा तो किसी न किसी तरीके से गुलाम हो ही जाते होंगे इन लोगों के। भारतीय आम व्यक्ति भी परेशान रहता होगा, इसलिए एक हमारी पार्टी बनकर तैयार हुई, जिसे हमने 1885 में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये सारे ही लेक्चर हमने कैसे कैसे इन्होंने युद्ध लड़ा होगा, कैसे कैसे सवाली का युद्ध लड़ा गया, कैसे कैसे आपके हमने देखा कि टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ होगा, कैसे कैसे हैदर अली से युद्ध हुआ, ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में कर ली। आज अगर बात करें तो एक तरफ से हम नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ा, 1885 के बारे में हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया। बंगाल विभाजन 1905 हमने देखा क्या कारण बंगाल विभाजन के रहे होंगे, उस समय भारत की कितनी आबादी रही होगी और आबादी में बंगाल कितना बड़ा रहा होगा, उसकी कितनी जनसंख्या रही होगी, और कैसे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग तरीके से फूट डलवाने की कोशिश की होगी। उसमें ही हमने देखा कि कैसे कैसे भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन अपनाया होगा और स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार भी करना स्टार्ट करा होगा, जिसे हमने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना। ये सभी बातें हमने पढ़नी थी। फिर देखा हमने कैसे कैसे कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन किया होगा और सूरत अधिवेशन के बाद हमें लखनऊ समझौता भी देखने को मिला। कैसे कैसे नरम दल और गरम दल के बीच में एक समझौता हुआ होगा, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना। आज अगर बात करें तो आज देखेंगे हम कि कैसे कैसे भारत में क्रांतिकारी जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई होगी, और उन क्रांतिकारियों पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कार्य किया गया होगा, और अंग्रेजों के साथ साथ उन क्रांतिकारियों को सीख देने के लिए किसी एक अंग्रेज ने भी भारत की मदद करना चाहा होगा, तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा होम रूल लीग व जलियांवाला बाग हत्याकांड या आंदोलन करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो होम रूल लीग क्या था, किसने स्टार्ट करा था, क्या कारण थे, किस किसने इसमें सहयोग किया, ये सभी बातों के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो मेन हेडिंग स्टार्ट होगा उसका नाम होगा होम रूल लीग। नंबर 1, होम रूल लीग। होम रूल लीग, जिन्होंने आज तक होम रूल लीग के बारे में याद कर चुके हैं बट उन्हें कभी समझ में नहीं आया हो, तो आज शायद वीडियो देखने के बाद सारी बातों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, होम रूल लीग जो था एक क्रांतिकारी आंदोलन था आपका, ठीक। इसमें ना क्रांतिकारी भावनाएं थी, क्रांतिकारी लोग एक उत्पन्न हो चुके थे। क्रांतिकारी लोग जो थे वो भारत में अपनी आजादी के लिए, आजादी के साथ साथ हम कहें अंग्रेजों के जितने भी कानून हुआ करते थे उन कानूनों को खत्म करने के लिए कार्य किया करते थे। अब क्रांतिकारी भावनाएं किस प्रकार हुआ करती थी, लोगों में बार बार उत्पन्न होती रहती थी, वो बार बार उत्पन्न हुआ करती थी। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था कि कोई आज एक क्रांतिकारी खड़ा हुआ तो कल अंग्रेजों को मुसीबत देने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो गया, फिर तीसरा खड़ा हो गया, चौथा खड़ा हो गया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले होम रूल लीग में क्या करा, जो क्रांतिकारी भावनाएं, देखो पहले कारण बता दिया मैंने आपको, इसका जो पहला कारण होगा वो मैंने बताया आपको क्रांतिकारी भावनाएं। तो क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे ये लोग, क्रांतिकारी भावनाएं। अब क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने के लिए इन्होंने करा क्या होगा, इन्होंने क्या करा, अखबारों पर बंदी लगा दी, जो अखबार चलती होगी, क्योंकि अखबार बंद करा दिए।
अब समझने वाली बात यह है कि जब अखबार ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पहले इतना मल्टीमीडिया का साधन तो हुआ नहीं करता था कि खबरें बहुत तेजी से, मैंने कहा कि अभी 10 मिनट पहले कहीं घटना घटी और पूरे भारत में, पूरे संसार में फैल गई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस कारण इन्होंने क्या करा, इन्हें मालूम था कि क्रांतिकारी लोग जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंच पाता है तो दोनों सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये घटना घटित हुई, और इसकी वजह से जो है बार बार उन्हें क्रांतिकारी लोग उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं को बंद कराने के लिए सबसे पहले अखबार पर बंदी लगा दी, जैसे कि अब कोई नया क्रांतिकारी उत्पन्न ना हो। इस वजह से ना इन क्रांतिकारियों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने काम किया। इस कारण जो है 1916 में, अब होम रूल लीग के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। 1916 में, जिन्हें हमने एक बार आपको माता बसंत करके अपने पिछले वीडियो में बोला भी था, एनी बेसेंट, माता बसंत जो आयरलैंड की थी, इन्होंने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने एक नई विचारधारा लाके दी। 1916 में आया है, ध्यान रखेंगे आप, कौन लेकर आए, एनी बेसेंट लेके आए। एनी बेसेंट जो लेकर आई है, इन्होंने ही एक वर्ड का उपयोग करा है जिसका नाम हमने होम रूल बोला। आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल शब्द की उत्पत्ति किसने करी है, तो आप तुरंत बता देंगे एनी बेसेंट ने करी है। एनी बेसेंट कौन है, आयरलैंड की है ये, और कौन है ये, माता बसंत करके भारतीय ने जानते हैं। 1916 में आया, एक नई विचारधारा लेके आई, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमने आपको इस तरीके से, दूसरा पॉइंट करके ऐसे लिख देते हैं, 1916 में एनी बेसेंट के बारे में लिख देता हूं। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट यानी माता बसंत हो गई आपकी, एनी बेसेंट, ठीक। एनी बेसेंट को ही हमने माता बसंत करके बोलते हैं, माता बसंत। और ये कहाँ की थी, आप इसे याद रखेंगे, माता बसंत थी आपकी आयरलैंड के बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या करा, एक वर्ड का जो है नाम दिया जिसका नाम हमने क्या बोला, होम रूल। ये शब्द कहाँ से बोला गया है, होम रूल बोला गया माता बसंत के तौर तरीके से, ठीक है। माता बसंत ने बोला होगा, एनी बेसेंट ने होम रूल वर्ड को एक नाम दिया। अब इन्होंने किस तरीके से काम किया होगा, इनके दो अखबार चला करते थे, इनके दो अखबार थे, आप ध्यान रखेंगे। एक अखबार का नाम था कॉमनवेल्थ, ठीक। इनके दो अखबार थे, ठीक। इनके अखबार कितने थे, दो थे, आप ध्यान रखेंगे। आपसे अखबार पूछे जाते हैं, ये दो अखबार थे इनके। इसमें हम अगर बात करें, एक का नाम था कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, और दूसरे का अगर नाम बात करें तो उसका नाम था मद्रास, ठीक। मद्रास करके ध्यान रखेंगे, क्या नाम था, उसका नाम था न्यू इंडिया था, बस न्यू इंडिया, जिसका पहले नाम हुआ करता था मद्रास स्टैंड, ठीक है। इसका नाम था न्यू इंडिया। अब ध्यान से समझे, इसका नाम था न्यू इंडिया और पहले इसका नाम क्या था, मद्रास स्टैंड करके हम इसे बोला करते थे। और ये अखबार जो था ना, ये अखबार के बारे में अगर कभी आपसे पूछ ले तो आप ऐसे बताना, मद्रास स्टैंड भारतीय अखबार था जिन्हें एनी बेसेंट ने खरीदा था, भारतीयों से खरीदा था इस अखबार को। मद्रास स्टैंड को, जो मद्रास स्टैंड का अखबार हुआ करता होगा भारतीयों का, उस अखबार को खरीद लिया था, और खरीदने के बाद इसका नाम बदल दिया उन्होंने, न्यू इंडिया कर दिया, ठीक। इन्होंने ये शब्द क्या दिया, होम रूल शब्द दिया, ये बात आपको याद हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही बातें कही जो आपकी जो है पीछे आपकी जो है गर्म दल कहा करता था। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य करें। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे पहले हमने पढ़ा है, गर्म दल ने इस बात को कही थी कि हम क्यों पढ़ें विदेशी जो है इतिहास के बारे में, हम क्यों विदेशी इतिहास हमारे ऊपर थोपते हो, हम भारतीय हैं, हम अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे। हमारे देश का इतिहास ही इतना अपार है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो तुम लोग लूटते जा रहे हो, हम क्यों पढ़े तुम्हारी लुटाई को, हमने तो अपना इतिहास पढ़ना है। तो होम रूल में भी सबसे पहले इन्होंने क्या बात करी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करी। तो आप ध्यान रखेंगे कि एनी बेसेंट ने जो बात करी है वो किस पे बात करी है, कि हमारे सर ने बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करी है, नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात हुई, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें, अब इन्होंने क्या कहा, देखिए सारी बातें वही हैं जो पहले भी होम रूल लीग वाले, सॉरी गर्म दल वाले इस बात को कह सकते थे। इन्होंने कहा था सामाजिक एवं राजनीतिक पर जो है विकास करो, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास करो, भारतीयों से बोला इन्होंने, ठीक है। अपना गृह शासन चलाओ, घर का शासन चलाओ, और संवैधानिक तरीका बनाओ अपना। इस तरीके से नहीं है कि आप किसी भी तरीके से एक तरीके से भेड़ चाल चल रहे हैं। तो ये एक बात किसमें कही गई, होम रूल लीग में की गई, होम रूल में की गई। क्या कहा गया, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास करो। दूसरा पॉइंट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे सर ने बताया था सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की बात करी है। किसने बात करी है, राजनीतिक विकास। ये बात किसके थ्रू की गई, आप बता देंगे, एनी बेसेंट के थ्रू की गई। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या कहा, संवैधानिक तरीका अपनाओ, आप गृह शासन चलाओ। इसमें लिख देता हूं मैं, गृह शासन बोल दिया मैंने आपको, गृह शासन। और गृह शासन के साथ साथ आप याद कर लेंगे कि संवैधानिक तरीके के बारे में बात की गई है। देखिए, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। कहानी के तौर पर अगर आप समझते चले जाएंगे तो ये बातें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे घटनाएं घटेंगी, इन्हीं चीजों से घटनाएं घटना स्टार्ट होगी।
ठीक, एक पार्टी बन के तैयार हो गई, होम रूल लीग बन के तैयार हो गई, मतलब इन्होंने जो दे दिया। अब होम रूल लीग पर इन्होंने दो लोगों ने बहुत तेजी से काम कराना चाहा, तो दो लोगों के बारे में आपसे पूछे तो मैं आप उनके उनके बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। होम रूल लीग के बारे में बात हो रही है। ठीक, होम रूल लीग यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए होम रूल लीग में क्या हुआ, मैंने कहा होम रूल लीग। ठीक, दो लोगों ने काम किया इसमें। नंबर एक, अगर बात करें किसने काम किया, एक भारतीय ने बहुत तेजी से काम किया जिनका नाम था तिलक। ठीक, 28 अप्रैल 1916 की बात कर रहे हैं। 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने इस पर काम करना स्टार्ट करा। 28 अप्रैल 1916 में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। देखिए कहाँ कहाँ पे काम किया, दो जगह से इन्होंने ना, दो अलग अलग मतलब भाग से, भारत के बहुत बड़े बड़े भागों से ना, दो तरफ से इन्होंने अपने आप को ना इसमें तिलक ने जोड़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जिसमें अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात एक तरीके से याद करेंगे, और कर्नाटक और मध्य प्रांत जो भारत का होगा वो दूसरे तरफ का एरिया याद करेंगे। तो महाराष्ट्र प्लस गुजरात हो गया आपका। ठीक है, कहाँ कहाँ पे काम किया इन्होंने, एक तो बता दिया महाराष्ट्र प्लस गुजरात बता दिया मैंने, गुजरात। और दूसरे की बात करने हमने क्या क्या, कर्नाटक कहा आपसे, और भारत का मध्य प्रांत कहा। इन दोनों जगह से जो है किसका जो है जिम्मेदारी उठाई, किसने उठाई, तिलक ने उठाई। और दोनों का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों का हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ बनाया, तो आप बताएंगे हेडक्वार्टर बनाया इन्होंने पुणे में। कहाँ बनाया, पुणे में बनाया। ठीक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था आप बता देंगे, पुणे में सर ने बताया था हेडक्वार्टर रहा होगा। अब जब ये काम कर रहे होंगे ना, तो भारतीयों में तेजी से काम करने के लिए एक तरीके की जो है बहुत तेजी से प्रोत्साहन कैसे फैले, कहां कैसे पता चले भारतीयों को कि इन्होंने होम रूल पर काम करना स्टार्ट कर दिया है तिलक ने। तो तिलक के भी स्वयं के दो अखबार थे खुद के, आपसे पूछा जा सकता है। तो तिलक के अखबार के बारे में कहें तो आप बताएंगे केसरी और मराठा थे। कौन से थे, केसरी एक अखबार था इनका, कौन सा अखबार था, केसरी था। ठीक है, और दूसरा अखबार जो था वो था मराठा अखबार था। इन्हीं का था, किनका था, तिलक का था। केसरी अखबार की अगर बात करें और मराठा की बात करें तो मराठा अखबार मराठा लैंग्वेज में नहीं था, मराठा अखबार तो अंग्रेजी में छपा करता था, और केसरी जो था वो मराठा लैंग्वेज में छपा करता था। ये पूछा जा सकता है आपने, मराठा अखबार की भाषा कौन सी थी, मराठा में आपका ऑप्शन में आएगा, और आप तुरंत लगाए आएंगे तो मराठा अखबार की जो मतलब लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो अंग्रेजी थी, और केसरी की जो थी वो मराठा थी। ये दोनों अखबार तिलक के थे। और तिलक ने कब स्टार्ट करा ये आंदोलन, आप ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल 1916 से स्टार्ट करा होगा। दो क्षेत्रों से स्टार्ट करा, महाराष्ट्र और गुजरात में एक बताएंगे, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश दूसरा बताएंगे। और दोनों के हेडक्वार्टर की बात कर लें तो आप पुणे बताएंगे। नंबर एक के बारे में हमने बात कर ली। एक कौन है, होम रूल देने वाले खुद ही हैं वो, जिनका नाम हमने एनिस बेसेंट बताया। वो कौन थी, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। चलिए यहाँ पे बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट की बात करें, देखिए इन्होंने कर दिया था 28 अप्रैल 1916 को। इन्होंने ना जब तिलक को देखा कि तिलक कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इन्होंने लगभग उनके कुछ महीने बाद सितंबर 1916 से काम करना स्टार्ट करा। सितंबर 1916 इन्होंने भी कहीं से जो है कमांड संभाली, इन्होंने कमांड संभाली। पूछा जा सकता है कहां से, तो आप बात बता देंगे आपकी जो है इन्होंने मद्रास से संभाली होगी कमान। ठीक है, और मद्रास से कमान संभाली होगी, और कमान कहां से संभाली, मद्रास से। ठीक है, आप इस तरीके से मद्रास के बारे में याद रखेंगे, मद्रास से। और इनके भी दो अखबार थे, अखबार मैं आपको पीछे बता चुका हूं अखबारों के बारे में। इनके कौन कौन से अखबार थे, नंबर एक कॉमनवेल्थ अखबार था इनका, और एक न्यू इंडिया था जिसका नाम मद्रास स्टैंड था, और जो इन्होंने भारतीयों से ही खरीदा होगा। ये बात आपको याद हो गई होगी। देखिए ये काम चल रहा होगा, लोग बहुत तेजी से जो है होम रूल लीग के साथ में जुड़ते चले जा रहे होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे काम कर रहे होंगे, संवैधानिक तरीका अपना रहे होंगे, अंग्रेजों के साथ ज्यादा विद्रोह वाली भावनाएं तो रही होंगी, मगर इनसे उलझना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि अब जो अपने भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ होगा, धीरे धीरे ये भी खत्म होने लगा। अगर बात करें जो होम रूल लीग की बात करी हमने 1916 की, ये कुछ समय बाद क्या हुआ होगा कि कुछ कारणों की वजह से ये खत्म हो गया। और कुछ कारणों की वजह से खत्म हो गया ना, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने ना, जैसे कि मैं आपसे कहूं 1919 की घटना में बताऊं, तो 1919 में ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया होगा, जिसके कुछ कारण बता रहा हूं मैं आपको, तो कारण क्या है इसका, कारण मैंने आपको बताया खत्म होने का। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, चेम्सफोर्ड। जब ये सुधार आया होगा तो इसमें ना इसके पक्ष में थी एनी बेसेंट खुद।
जब एनी बेसेंट जिसने ये होम रूल लीग स्थापना करी, इसकी जो स्थापित की, वही इनके पक्ष में चली जाए तो क्या होगा, ये ना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो एक विदेशी थी जो भारत के लिए काम करना चाह रही थी, जिसने एक तरीके इसकी नींव रखी थी, और वही जो है किसी दूसरी चीज में पक्ष में हो गई। क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पे जो है भारत के लिए जो बहुत सारे विभाग हुआ करते थे, उन विभागों को अलग अलग बांटना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है ये प्रभावित हुई। कौन प्रभावित हुई? माता बसंत, जिनका नाम एनी बेसेंट था, उनके पक्ष में हो गई। और आपसे पूछा जाए अगर, तो आप बता देंगे जिसमें मॉन्टेग्यू तो वायसराय रहे होंगे, ये वायसराय थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो सचिव थे इसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। आपसे पूछ सकता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? 1919 में आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे? वायसराय थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? सचिव थे। ये बात आपको याद हो गई। अब आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये आपको होम रूल लीग क्या था, ये जहां तक मैं समझता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा कि होम रूल लीग किसने दिया, क्या कारण था, क्यों बनाया गया होगा, और कैसे कैसे इन लोगों ने काम किया होगा, और खत्म होने का कारण क्या बताया। माता बसंत जो एनी बेसेंट थी, वो ही ना इसमें अब जब काम नहीं कर रही होंगी, इनके अलावा अंग्रेजों के साथ में भी वो किसी न किसी तरीके से उनके कार्यों से प्रभावित हुई होंगी, तो उनका जो है एक तरीके से जो मन होगा वो उधर की ओर हटने लगा होगा, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला गया होगा। अब क्या हुआ क्रांतिकारी फिर दोबारा से उत्पन्न होना स्टार्ट होंगे, क्रांतिकारी उत्पन्न होने लगे। अब क्रांतिकारियों को रोकने के उद्देश्य से, उन्हें दबाने के उद्देश्य से 1917 में एक एक्ट लाएगी अंग्रेज सरकार, जिसका नाम दिया हमने 1917 में आया रॉलेट एक्ट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अभी तेजी से इसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक, हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने क्या समझा। सर ने बताया रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1917 में आया। ठीक है, ये जो रॉलेट जो है एक व्यक्ति का नाम था, और ये व्यक्ति कहाँ के थे? सिडनी के थे। ठीक है, सिडनी के थे, इनके नाम पर ये एक्ट बनाया गया, ये कानून बनाया गया, जिसका नाम हमने कह दिया रॉलेट करके बोला होगा। ठीक, ये काला कानून था हमारा। क्या था? काला कानून। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो बताएंगे द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द एनार्किकल लिख देता हूं मैं, द एनार्किकल। ठीक है, द एनार्किकल इस तरीके से बोल देंगे अगर आ जाए, एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक, कब आया? 1917 में आया रॉलेट एक्ट, काला कानून था। अब इसमें था क्या, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या था। ये कानून था बिना जानकारी वाला। ठीक, बिना जानकारी वाला, किसी को भी ना बिना जानकारी के उसे पकड़ के जेल में बंद कर सकते थे। और जब जेल में भी आपने बंद कर दिया ना, तो बंद करने के बाद उसे ना तो वो अपनी दलील दे सकता, ना ही वो अपनी अपील कर सकता, और ना ही वो अपने वकील को कर सकता, ना ही वो अपने परिवार को बता सकता कि मुझे जो पकड़ रखा है पुलिस वालों ने। ठीक है, तो इसलिए इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी बोला गया। इसीलिए इसे काला कानून बोला गया। क्यों? क्योंकि कोई अपने हित में बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, जब ये कानून लागू हो गया होगा तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने काम करना स्टार्ट किया, महात्मा गांधी ने विरोध करा इस बात का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विरोध सभाएं किसने कराई, आप बताएंगे महात्मा गांधी ने कराई। किसकी कराई? रॉलेट एक्ट की विरोध सभाएं किसने कराई? महात्मा गांधी ने कराई। और पहली विरोध सभा के बारे में अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई। तो पहली तारीख आप यहां से ध्यान रखेंगे, तारीखों का बहुत खेल है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, देशव्यापी हड़ताल हुई। देशव्यापी हड़ताल किसके विरोध हुई? हड़ताल इसी कानून के विरोध हुई होगी कि ये कानून किस प्रकार का है कि इसमें किसी को भी आप पकड़ के बंद कर देते हैं, कोई व्यक्ति अपनी दलील नहीं कर सकता, कोई अपील नहीं कर सकता। देशव्यापी हड़ताल स्टार्ट हुई होगी, और इसमें पंजाब और लाहौर में ना तेजी से इस पर जो है जो हड़ताल हुई होगी, बहुत तेजी से कार्य किया गया। कहां पे किया गया? पंजाब और कहां पर? लाहौर में, पंजाब और लाहौर पर। ठीक है, सबसे तेज जो कार्य किया गया, सबसे तेज अगर मैं आपसे बता दूं, सबसे तेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे सबसे तेज पंजाब और लाहौर में बताया था हमारे सर ने। क्यों पंजाब और लाहौर में क्यों लिखकर समझा रहा हूं? इसका एक कारण है, क्योंकि गांधी जी ने चाहा कि पंजाब और लाहौर में बहुत तेजी से जो है देशव्यापी हड़ताल में जो है योगदान दिया जा रहा है, कि क्यों ना मैं वहां पहुंच जाऊं और वहां पहुंच के लोगों को संबोधित करूं। और गांधी जी ना इन्हें संबोधित करने के लिए जा रहे होंगे, बंबई से आगे को जा रहे होंगे, पंजाब की ओर को बढ़ रहे होंगे। और जब बंबई से जब अमृतसर की तरफ को बढ़े होंगे,
ठीक है, तो गांधी जी, ध्यान रखना, गांधी जी बंबई से अमृतसर की ओर बढ़े हैं और अमृतसर पहुंचने से पहले ही हरियाणा के जो पलवल का स्टेशन आया होगा, वहां पे ना इन्होंने जो है अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर पुनः वापस लौटा दिया कि आपके जाने से ये हड़ताल और ज्यादा बढ़ सकती है। आप ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी कहां से गए? बंबई से अमृतसर की ओर बढ़े हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गांधी जी बंबई से अमृतसर, अमृतसर की ओर बढ़ना चाहा है इन्होंने, बट हुआ क्या है, हरियाणा के पलवल, हरियाणा के पलवल स्टेशन की घटना मैंने आपको बता दी। वहां पर क्या हुआ, इन्हें दोबारा से वहां पर नीचे ट्रेन से उतारा गया होगा, पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इन्हें पुनः वापस लौटा दिया गया कि आप वहां पर नहीं जा सकते, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इस तरीके से ना खूब तेजी से काम बढ़ रहा होगा। तो 6 अप्रैल की घटना में पढ़ने में आ गई। धीरे धीरे दिन बढ़ा होगा, 9 अप्रैल का दिन आया होगा। 9 अप्रैल को क्या हुआ होगा, इन लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों ने डॉक्टर सत्यपाल रहे होंगे और उनके साथ साथ सैफुद्दीन किचलू रहे होंगे, इन दोनों को ही ना पकड़कर इन्होंने क्या करा, पुलिस वालों ने इन्हें बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, बिना किसी इन्हें अपराध के। केवल इन पर शक करा इन्होंने, जो है शक करा होगा कि जो है कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी किसी न किसी तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करा सकते हैं, और इस वजह से 9 अप्रैल के दिन डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को जेल में बंद कर दिया गया। तो आप 6 अप्रैल के बाद घटना आप किसकी याद कर लेंगे, चौथे नंबर पे 9 अप्रैल 1919 की बात करेंगे। डॉक्टर सत्यपाल की बात करी हमने और सैफुद्दीन किचलू की बात करी। ठीक है, सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, किचलू को जेल में बंद कर दिया, में को जेल, इन दोनों को जेल कर दी गई। चलिए साहब, जेल हो गई इन्हें। अब जेल हो गई होगी, बिना गलती के कर दिया, बिना कोई अपील कर सकते, अब कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि रॉलेट एक्ट चल रहा है। तो इस वजह से 9 अप्रैल को इन्हें बंद करा गया होगा। तो 10 अप्रैल को जो डिप्टी कमिश्नर रहा होगा, उसके घर के आगे लोगों ने नारा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने बिना बात पे जो है बंद कर दिया गया। तो 5वीं घटना आप इस तरीके से याद कर लेंगे। सर ने बताया था 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर के घर के आगे, डिप्टी कमिश्नर के घर नारा, के घर पर क्या हुआ, नारे लगाए गए। ठीक है, जब नारे लगाए गए होंगे ना, तो नारे लगाए गए होंगे तो पुलिस आई होगी, पुलिस आई होगी तो वहां पे जो है किसी न किसी तरीके से विद्रोह हुआ होगा। विद्रोह होने का मतलब है कोई लड़ाई छिड़ी होगी, और लड़ाई में इन्होंने क्या करा, पुलिस ने गोली चलाना स्टार्ट कर दी। और जब गोली चलाई गई होगी तो 20 से 22 लोगों के मारे जाने की घटना जो है किताबें बताती है। ठीक है, जब 20 से 22 लोग मारे गए होंगे तो क्या हुई होगी, लोग, भीड़ जो है गुस्सा गई होगी, भीड़ ने क्या करा, आगजनी करना स्टार्ट कर दी। और आगजनी करना स्टार्ट कर दी होगी। आप इस तरीके से छठा पॉइंट करके याद कर लेंगे कि हमारे सर ने बताया था, 10 अप्रैल की घटना बता दी, क्या हुआ, यहाँ पे गोली चलाई गई, गोली चलाई गई, गोली चलाई गई, और उसके साथ क्या हुआ होगा, 20 से 22 लोगों के मारे जाने की, 20 से 22 लोग मारे गए। ठीक, ये घटना रही होगी। जब मारे गए होंगे तो आगजनी हुई होगी, और आगजनी हुई होगी तो ये विद्रोह और तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, सैफुद्दीन किचलू की वजह से ये सारी घटनाएं होना स्टार्ट हुई होगी। 9 अप्रैल हो गई। 9 अप्रैल के बाद हमने 10 अप्रैल पढ़ ली। 10 अप्रैल के बाद एक घटना और इतिहास में बताता है। घटना क्या रहती है, घटना ये रहती है कि 11 अप्रैल को ना, अब ये भीड़ गुस्से में तो है ही है, 11 अप्रैल वाले दिन की बात है, जब उसने ना एक स्कूल रहा होगा वहां पर। जब स्कूल रहा होगा तो स्कूल में ना एक महिला अध्यापक रही होगी, अंग्रेज महिला अध्यापक रही होगी। तो अंग्रेज महिला अध्यापक जो रही होगी, उसने सोचा होगा इतना बड़ा विद्रोह चल रहा है, बच्चे स्कूल आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, क्यों ना मैं स्कूल बंद कराऊंगा। स्कूल बंद कराऊंगा तो बच्चे वहां पे इकट्ठे नहीं होंगे, स्कूल बंद होगा तो, और स्कूल अगर खुला हुआ होगा तो वहां पे बच्चे इकट्ठे होते रहेंगे, और कोई विद्रोह अगर छिड़ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो क्या करा, भारतीयों ने ना उस महिला को पकड़ के बहुत ही मारा, बहुत मारा। उस महिला की कोई, वैसे तो भाई क्योंकि एक अध्यापक थी, वो अच्छा ही सोच रही थी उस समय, वो कोई किसी ना अंग्रेजों की मदद करना चाह रही थी, ना भारतीयों की मदद करना चाह रही थी। वो तो उन बच्चों को जबरदस्ती परेशानी में ना आए, इस वजह से उसने क्या करा, वो ना वहां पर उसने स्कूल बंद करने की सोची। मगर कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये हुई कि लोगों ने ना उसे ही पकड़ के पीट दिया, और जब उसे पकड़ के पीट दिया होगा तो खूब मारा उस महिला को। तो जब अंग्रेजों को मालूम पड़ी, ये 11 अप्रैल की घटना है। ठीक है, अंग्रेज अध्यापिका को की पिटाई की गई। मैं लिख देता हूं आपको, 11 अप्रैल अंग्रेज अध्यापिका की पिटाई। आप नोट्स बनाएं तो आपको याद हो जाएगा, अंग्रेज अध्यापिका की पिटाई। ये कहानी भी आपको याद हो गई होगी। 7
पॉइंट याद हो गए। 8वें पॉइंट के बारे में बात करें। अब इन्होंने क्या करा, 13 अप्रैल वाले दिन, 13 अप्रैल को इन्होंने क्या करा, एक मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ में क्या था कि लोगों को कोई अनुमति नहीं हुआ करती थी सभाएं करने की, ये सेना का कानून हुआ करता था। 13 अप्रैल को इन्होंने जो है एक सभा, जो है क्या नाम, मैंने कहा सेना का कानून लगा दिया, और सभाओं को जो है किसी भी तरीके से इकट्ठा होने पर जो है पाबंदी लगा दी गई कि मार्शल लॉ चल रहा है। अब लोगों को क्या पता, लोगों को क्या पता, इतनी कोई टीवी वगैरह तो लोगों के यहाँ हुआ नहीं करते थे, या ऐसा मल्टीमीडिया जमाना तो था नहीं कि लोगों को एकदम मालूम पड़ जाए कि मार्शल लॉ जो है लगना स्टार्ट हो गया है, अब हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। लोगों को सही से मतलब भी पता नहीं होगा मार्शल लॉ का क्या है, कि ये सेना का कानून है। ठीक, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन रहता है। ठीक, तो इस तरीके से लोगों को पता नहीं था। लोगों को जब ज्ञात नहीं होगा तो इन्होंने क्या करा, 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल को सिखों का त्योहार था, उस समय सिखों का त्योहार था बैसाखी। 13 अप्रैल कौन सा त्योहार था, सिखों का त्योहार था, बैसाखी था। बैसाखी के त्योहार पे अगर हम अमृतसर के पास की बात करें तो वहां पे अमृतसर में जो है हमने देखा बहुत बड़ा जो है मंदिर है इनका। ठीक है, सिखों का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पे जो है लोग बाग जो है मंदिर घूमने आए होंगे। और साथ ही में देखा जाए उसी दिन पशुओं का मेला भी लग रहा था। तो क्या किया गया, जो पशुओं का मेला लग रहा था, लोग बाग मेले में आए होंगे, वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई होगी उस त्योहार में, तो इसने ना जनरल डायर ने क्या करा, 2 बजे के टाइम पर उस मेले को बंद करा दिया। अब भाई अप्रैल का महीना था, गर्मी भी होने लगी होगी, तो दोपहर की बात थी 2 बजे की, तो इन्होंने क्या करा, पास ही में ना एक बाग होगा, उस बाग में जाके ये भीड़ जाके बैठ गई, जलियांवाला बाग में। और जब भीड़ में जाके जो भीड़ जंग वहां पे ना धीरे धीरे इकट्ठी होती रही, होती रही, तो ना ये पुलिस वाले भी और वहां के जो भी जो है बाग के जो है द्वारपाल रहे होंगे, वहां पे जो पुलिस वाले सैनिक खड़े हुए होंगे, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। शांति से भीड़ बढ़ती रही, भीड़ बढ़ती रही। इस तरीके से जनरल डायर को पता चलती गई ये सारी बातें कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। और वक्त की बात क्या थी, देखिए मैंने कहा भी सैफुद्दीन किचलू छोटे कौन सी हैं, तो उन्हें ना छुड़वाने के लिए सैफुद्दीन किचलू को और सतपाल, डॉक्टर सतपाल को छुड़वाने के लिए जो है एक क्रांतिकारी बैठक भी हो रही थी उसी दिन ही। अब शाम के टाइम में एक बैठक जो है आमंत्रित की गई, बैठक हो रही थी, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। और जैसे जब एक बैठक के लोग आए और आने के बाद वो आपस में जब बातचीत कर रहे थे, और लोग भी आकर देखने लगे जो इतने मेले में थे, भाई क्या हो गया, क्यों जो है शोर शराबा हो रहा है, क्या किस बात की आवाज उठाई जा रही है। जब ये सारी बातें हो रही होंगी तो उसी समय क्या हुआ, सभी लोग आ गए थे, मंदिर घूमने वाले भी लोग थे, अभी मैं आपको बता चुका। पुलिस ने किसी को बताया तो था नहीं। शाम को 5:30 बजे के समय जो है जनरल डायर आया, शाम को 5:30 बजे। लगभग भीड़ की अगर बात करें तो किताबें बताती हैं 10,000 से 20,000 लोग रहे होंगे। शाम के 5:30 बजे की घटना है, 13 अप्रैल की घटना है। जनरल डायर आया होगा और आने के बाद उसने क्या करा, गोलियां जो है अंधाधुंध बरसाने स्टार्ट कर दी। किसी को भागने के बारे में भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एक ही गेट हुआ करता था, छोटा सा गेट। अब उस गेट से निकलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। अब एक छोटे से गेट से लोग निकले और उसी के बाहर जो है मैंने कहा तोपखाने, एक तरीके से जो गोली मशीन वाले होते हैं, वो खड़े हुए हों, गोलियां चल रही हों, जो सेना चला रही हो, तो लोग वहां कैसे भागे, जो वहां पे उस गेट से निकलेगा वो भी मरेगा फिर तो किताबें ये बताती हैं, अंग्रेजों ने जो किताबें लिखी हैं, अंग्रेजों ने किताबों ने ये बताया कि कुल 1650 गोली चलाई गई। देखिए मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते हुए आप लिख लेना इस बात को कि टोटल गोलियों के बारे में अगर संख्या पूछे तो आप बताएंगे 1650 गोली चलाई गई। और 1650 गोलियों में उन्होंने, अंग्रेजों ने ये कहा कि 376 लोग मारे हमने, 376 लोग की हत्या हुई है, मृत्यु हुई। 1650 गोली चलाई गई कुल, अंग्रेजों ने लिखा, उसमें बताया 376 लोग मारे गए। मगर भारतीय किताबों के अनुसार और राइटरों के अनुसार अगर देखें तो हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, जो किताबें कहती है। इस बात को ना वहां पे जो है अपनी आंखों देखा हाल अगर बात करें तो उधम सिंह जी थे वहां पर, जो लोगों को ना उन्हें पानी पिला रहे थे। उन्हें वहां पे बाग में उनकी ड्यूटी लगी होगी, वो लोगों को पानी पिला रहे थे, तो वो इस घटना को देख रहे थे। वो इस बात को बहुत ज्यादा जो है अपने मन में जो है बिठा लेते हैं, वो भविष्य में जाके वो जनरल डायर को मारने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान रखना, अब ये कहानी आगे भविष्य में जब जुड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा उस समय कि उधम सिंह जी के बारे में मैंने बोला था, और देखिए आज उधम सिंह ने जी ने उसका बदला लेने के लिए आगे को बढ़े। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना, अभी आगे के लेक्चरों में इनके बारे में जिक्र करेंगे हम। पानी पिला रहे होंगे, उन्होंने ही बताया है कि जो है कुएं में ना उस समय की अगर बात करें तो वहां पे कुआं होगा, लोग जान बचाने की स्थिति में ना जो है वो कुएं में कूदना स्टार्ट कर दी। और जब कुएं में कूद रहे होंगे ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कूदते चले गए होंगे, कूदते चले गए होंगे, तो किताबें ये कहती हैं कि लगभग 180 मृत शरीर निकाले गए उसमें से।
तो ये इतनी दयनीय घटना हो गई थी कि देखा जा रहा था कि जो है कि लोगों की जिनकी गलती भी नहीं थी, जो केवल जो है अपने त्योहार को मनाने आए थे या मंदिर घूमने आए थे, मंदिर घूमने के साथ-साथ वो पशु मेला में आए थे, उन लोगों की बेकसूरों की, बच्चों की और जो है महिलाओं की बेकसूर जिनके कोई कसूर भी नहीं था, उन लोगों की हत्या हुई। तो 180 लोग तो केवल उस कुएँ से निकाले गए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लोग बागों को ना जब ये घटना के बारे में मालूम पड़ा, तो घटना मालूम होने के बाद लोगों ने बहुत शर्मिंदगी जताई, जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइट की उपाधि को वापस कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट की उपाधि कब वापस की गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में की है। किसने की है? रवींद्रनाथ टैगोर ने की है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। केवल रवींद्रनाथ टैगोर नहीं, भारत में बहुत सारे लोग जो अंग्रेजों के लिए काम करते होंगे, अंग्रेजों ने किसी उपाधि से नवाजा होगा, उन्होंने ना उस तरीके से उन पदों से जो है धीरे-धीरे इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों के इस कृत कार्यों को देखते हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शंकर अय्यर जी की, तो शंकर अय्यर जी जो है वो वायसराय कार्यकारिणी में रहा करते थे अंग्रेजों की। तो भारतीय थे कौन? शंकर अय्यर जी। उन्होंने वायसराय कार्यकारिणी से ही इस्तीफा दे दिया। जब इस तरीके से इन्होंने अंग्रेजों ने देखा, तो अंग्रेजों ने देखने के बाद भारतीयों को ना केवल एक जो है मनोबल भारतीयों का शांत रखने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसका जो है कमीशन में जो उसका जो हाई कमांड दी गई वो हंटर को दी गई। तो नाम पड़ा इसका हंटर कमीशन। और इस कमीशन का काम क्या था कि जनरल डायर ने जो ये काम किया है, वो काम उसका जो है सही था या गलत था, उसे देखना था। एक कमेटी बैठी जिसका नाम हंटर कमीशन था। अब हंटर कमीशन में भी इन लोगों ने कितनी बड़ी चालाकी खेली होगी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय रखे गए। अब 3 भारतीय, भारतीयों को तो लग रहा है कि भारतीय हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, भारतीय हैं, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ जाएँगे, अंग्रेजों ने ये ऐसा गलत काम क्यों किया? मगर ये तीनों भारतीय थे, वो वही भारतीय थे जो पहले से ही अंग्रेजों के यहाँ काम किया करते थे। तो 5 अंग्रेज तो पहले से ही हैं और जो 3 भारतीय जो हैं वो पहले से ही अंग्रेजों के अधीन है, तो इसका मतलब जो है वो भी जो अंग्रेज डिसीजन लेंगे तो उसी पे हाँ करेंगे, हाँ ये ठीक था, कोई नहीं था। इस तरीके से हंटर कमीशन बनी होगी। टोटल 8 लोग हैं, आप ध्यान रखना, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। और जब उसके बाद जो उनका जो निर्णय आया होगा, तो निर्णय में ये कहा गया कि जनरल डायर ने ये काम जो कराया है, वो देश की शांति को ध्यान में रखते हुए काम कराया है, देश प्रेम को ध्यान में रखते हुए काम कराया है। इसलिए जनरल डायर का ये काम किसी भी हत्या की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इस बात में जो है बाद में भारतीयों को बहुत ज्यादा खिलाफ हुए होंगे और भारत ने ना फिर कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई होगी। तो कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी बनाई। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी कब बनाई, तो आप तुरंत समझ जाना। तो तहकीकात कमेटी बनाई होगी हंटर कमीशन के विरोध में बनाई होगी, जनरल डायर के विरोध में बनाई होगी और उसके जो अध्यक्ष रहे होंगे मदन मोहन मालवीय रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कांग्रेस की तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना गांधी जी भी इस कमेटी के हिस्सा थे। ठीक है, परंतु हुआ क्या, इस कमेटी से ना किसी भी तरीके से कोई भी जो है आगे कई उचित निर्णय नहीं निकल पाया, तो इस कमेटी का भी बनना नागवार ही रहा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो घटना मैंने अभी आपको बताई कौन सी, 11 अप्रैल को अंग्रेज अध्यापिका की बताई मैंने आपको। तो अंग्रेजों ने उसके बाद क्या करा, जब ये सारी कमेटी में तरह से चीजों से ये फ्री हो गए होंगे ना, तो ये जो गली में, जिस गली में इन्हें अंग्रेज महिलाओं को पीटा गया होगा, अध्यापिका को पीटा होगा भारतीयों ने, तो उन्होंने एक कानून पास कर दिया उस गली के लिए। ये कानून पास कर दिया कि इस गली में से अब कोई भी भारतीय महिला, अगर भारतीय कोई भी गुजर के जाएगा तो वो पेट के बल निकल कर जाएगा, पेट के बल लेट के जाएगा, चाहे उसमें कोई जो है प्रेग्नेंट महिला ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है और उससे कहा जाए पेट के बल आपको चलना है, तो उसके लिए क्या स्थिति रही होगी। तो ये अंग्रेजों ने इस तरीके से जो है एक तरीके से और एक नया कानून भारतीयों के लिए लागू कर दिया। तो आज मैं आशा करता हूं कि आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, होम रूल लीग के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी रूपरेखा क्या थी, कैसे कैसे वहां पे हत्याकांड हुआ होगा, किस किस ने विरोध किया, किस किस ने अपनी उपाधियों को छोड़ दिया होगा, कौन कमिश्नर रहा होगा, ये सारी बातें आपको याद हो गई होगी। कैसे कैसे एक हंटर कमीशन बनाई गई होगी और फिर हंटर कमीशन के विरोध में भी एक भारतीयों ने अपनी कांग्रेस की कमेटी बनाई होगी, जिसके अध्यक्ष कौन थे और क्या क्या कैसे कैसे ये घटना घटी होगी। कितनी गोलियां चली होंगी, जिसमें गोलियों की संख्या 1650 आपको ध्यान रखनी है। 376 लोग मारे गए अंग्रेजों के अनुसार, आपको ये ध्यान रखना है। किसने आंखों देखा हाल देखा? उधम सिंह जी ने देखा। क्या कर रहे थे? पानी पिला रहे थे। कुएं में कितने लोग मृतक निकले? आप बता देंगे 180 लोग निकले। कितने बजे की घटना है? शाम के 5:30 बजे की घटना है। 10,000 से 20,000 लोगों का यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा होने का अंदेशा माना गया है। ठीक, पशु मेला था वहां पे, बैसाखी का त्योहार था 13 अप्रैल को, बराबर में जो है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर था। इस वजह से ये घटनाएं तेजी से घटी होंगी।
जिसमें हमने आज की वीडियो में देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ा। उसके साथ-साथ हमने रोलेट एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, रोलेट एक्ट के बारे में देखा कि इसमें क्या हुआ करता है, होम रूल लीग में एक भारतीय ने किस प्रकार काम किया है, उसके दोनों अखबार कौन से थे और उसके साथ-साथ एनी बेसेंट के दोनों अखबारों के बारे में पढ़ लिया। एग्जाम में लगभग 3 या 4 आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिलेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल को इसके आगे का जो है इतिहास जुड़ता होगा इससे, वो वीडियो बनाने का स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।